चलिए बच्चे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश पारासर स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूक्लियर फिजिक्स में। नोट डाउन करते रहें, डालेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसे कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। ठीक है जी, नाभिकीय भौतिकी क्या है, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से स्लाइड और नोट्स आप अपने बनाते चलें। ठीक है, नोट्स सभी बच्चे बना रहे हैं ना? बच्चों के कमेंट्स नहीं दिख पा रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। चलो बच्चे, श्वेता कुमारी, यस सर, रेडी है सर, बना रहे हैं। अच्छा, नोट्स बना रहे हैं ना, वेरी गुड रवि कुमारी। चलिए उसी तरीके से लिखाता हूं। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तुम्हें पता है पूरी फिजिक्स के बाप कौन थे? जानते हो? पूरी फिजिक्स के जो बाप थे, फादर ऑफ फिजिक्स, वो थे न्यूटन साहब। पूरी फिजिक्स के बाप तो कहा जाता, जो फादर थे फिजिक्स के वो न्यूटन थे। लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर के बारे में बात करी जाए तो ये कोई और नहीं, रदरफोर्ड थे। बताओ, हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? जवाब तुम दोगे, बताइए कौन है? रदरफोर्ड। ठीक है, यहां बहुत सारी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें पता लगेंगी हमें, कि जैसे मैं आपसे डिस्कस करूं कि एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कैसे कैसे। आप जानते हो कोई भी एटम होता है, उसके बीचों बीच में जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में दो चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बताने वाले अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। क्या थे वो साइंटिस्ट? क्या उन्होंने कहा, एक बार यहां ध्यान दीजिए। एक ट्रिक बनाते हैं जिसे कहते हैं ईंट पर नाच। बताओ जी, कहां नाचोगे? ईंट पर। कोई कहे ईंट पर नाच, एक ईंट पे नाच जाओगे? ऐसे नाच जाएंगे? कोशिश करते हैं सर। चलिए, ई का मतलब क्या होता है यहां पर? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, टे का मतलब है थॉमसन, जे जे थॉमसन, थॉमसन, इसको थॉमसन भी कहते हैं। आर का मतलब बेटा रदरफोर्ड, और चे का मतलब होता है चैडविक, जेम्स चैडविक। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, गुरुजी आप हमें एक बात बताइए, गोल्डस्टीन नाम का भी तो कोई व्यक्ति था, अरे उसने भी तो कुछ किया होगा। गोल्डस्टीन ने जो बताया था वो प्रोटॉन के बारे में बताया था। सुन लेना, गोल्डस्टीन नाम का जो व्यक्ति था, गोल्डस्टीन नाम का जो व्यक्ति था उसने प्रोटॉन के बारे में बताया था। अब आप कह रहे हो सर प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, तो सुनो ध्यान से, इन दोनों में किसे सही लगाओगे? भाई साहब, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था, नाम देने वाला व्यक्ति रदरफोर्ड था। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि गोल्डस्टीन
कभी भी ऐसा हो जाए गोल्डस्टीन और ये दोनों एक साथ आ जाए ऑप्शन में, तो रदरफोर्ड पे क्लिक करना हमेशा, इसे प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू गोल्डस्टीन। नोट करिए इसे एक बार। हाँ जी, हो गया। चलो इधर ध्यान देना, यहां ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड और इसमें से प्रायोरिटी देंगे। एक्चुअल में क्या हुआ, ये कहानी शुरुआत होती है शुरू से। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम के व्यक्ति से यह पूछा गया, थॉमसन साहब क्या विचार है आपका एटम के बारे में। केमिस्ट्री एटम के बारे में बहुत ढंग से एक्सप्लेन करती है, अगर मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ले रहा होता तो। अब क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि देखिए मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, ये बात कौन बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं जे थॉमसन। ये व्यक्ति जे थॉमसन नाम का है, और जे थॉमसन ये कह रहा है कि जो एटम है ना, उस एटम की स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे तरबूज होता है। उन्होंने इसकी तुलना वाटरमेलन से करी है, तरबूज से करी है। और जब वो तरबूज से इसकी तुलना करते हैं, कहते हैं जो इसमें बीज हैं वो तो बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तरह, और जो इसमें लाल पार्ट है, रेड पार्ट है, वो बिहेव करता पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह। पीछे वहां बैठा हुआ था साइंटिस्ट, वहां पीछे, वाह वाह बाबा वाह, कुछ और ना दिखा तो तरबूज ही बता दिया है उदाहरण में। कुछ पता है इनकी पोजीशन कहां थी, हमें नहीं पता। नहीं पता तो चलो तुम्हारी कमी है, तुरंत कमी बनी। अब क्या होता, अब एंट्री होती है उस साइंटिस्ट जिसने बोला था, उसका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने कहा सुनो मैं बताता हूं तुम्हें, मेरा नाम है रदरफोर्ड, मेरा नाम है रदरफोर्ड, और मैं तुम्हें यह बताता हूं कि ये जो आपको बताया जा रहा है एटम, मैं बताता हूं एटम बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है। किसी ने कहा तुझे कैसे पता भाई पॉजिटिव होता है, उन्होंने कहा रुको, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल की बंबार्डमेंट इन्होंने करी गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड की फॉइल थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बंबार्डमेंट करी थी, और ये जब देखा इन्होंने तो पता लगी बीचों बीच में एक हैवी न्यूक्लियस होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और उसका साइज उन्होंने बताया तो क्या निकल कर आया, पूरे एटम का साइज, भैया क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटिटिव में, पूरे एटम का साइज 1 एंगस्ट्रोम है? हाँ, एंगस्ट्रोम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। और इस एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है इसका साइज 1 फर्मी है। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। डायरेक्ट पूछेगा, इसे हेम्टो वर्ड भी इस्तेमाल कर देता है, देख लो, फर्मी का हो या फेम्टो का हो एक ही बात है। बोलो
कोई दिक्कत? सर नो दिक्कत, कतई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। चलो, जब इन्होंने बताया तो इनसे पूछा गया कि सर आप वो एग्जैक्ट हमें क्या कहना चाह रहे हो। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते। उन्होंने अच्छा कैसे घूमते हैं, तो पता है रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है। रदरफोर्ड कह रहा है कि जब वो घूमते हैं ना, ऐसे 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 घूमते 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 न्यूक्लियस में गिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाता है। पीछे एक साइंटिस्ट बैठा, वाह 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 वाह, क्या गजब एक्सप्लेन कर रहे हो यार। तुम्हारे अकॉर्डिंग न्यूक्लियस घूमते 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 इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएगा ना? हाँ, तो एक बात बताओ तुम हमें। हाँ जी पूछो, क्या हम अर्थ पर इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अर्थ घूम रही है? हाँ घूम रही है। हम घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं। अरे बाबा, तुम्हारी इस थ्योरी के हिसाब से तो हम घूमते 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 पृथ्वी में समा जाने चाहिए हर दिन। और यही थ्योरी इनकी गलत थी और ये इनका ड्रॉबैक था, कमी थी। इसीलिए इसे बोला अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड की कमी क्या थी, लिमिटेशन क्या थे? अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी, इलेक्ट्रॉन की सही प्रदक्षिणा नहीं बता पाया। सही प्रदक्षिणा बोलो। हाँ जी कर लिया, सही प्रदक्षिणा नहीं बता पाया। अब इनके बाद एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा देखो मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है। उन्होंने कहा जी आपकी तारीफ। उन्होंने कहा जी हमें नील्स बोहर कहती है दुनिया। अच्छा बोहर बाबा क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, कोई भी न्यूक्लियस होता बीचों बीच में, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं, बीचों बीच में प्रोटॉन, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड कहने लगा हेलो, ये थ्योरी हमने बताई है, कुछ नया बता। उन्होंने कहा रुको जरा, सब्र करो। इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं लेकिन उनकी एक पर्टिकुलर सेल होती है जिनको KLM कहते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले में 8, फिर 18 था, फिर करेक्ट हुआ वो 2 8 8 18 32, इस तरह से ही सीक्वेंस चलता रहता है। तो यहां पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग थ्योरी दी। अब क्या होता है, साइंटिस्टों की यह थ्योरी चलती गई, खाली एक पूरी पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। उस सिंगल हाइड्रोजन को बताने के लिए भाई साहब, सिंगल हाइड्रोजन को बताने के लिए एक नहीं 5-5 साइंटिस्ट आए और उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। पी साइलेंट। हिंदी में भी उनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो इसे सीरीज कहते हैं। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड की सीरीज कहा जाता है इसे। यहां से जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव में एक ही क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी सीरीज किसके लिए वैलिड थी। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम बताइए उन्होंने। हमें ज्यादा उस डीप में नहीं पढ़ना जो हम यूपीएससी या डिफेंस के बच्चे को एनडीए के लिए बता रहे हैं, वो चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब क्या होता है, ज्यादा डीप में जो नहीं पूछता, एयरफोर्स वगैरह में पूछ लेता है स्पेक्ट्रम सीरीज क्या है, और इतना भी नहीं जितना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ज्यादातर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बता रहा हूं यहां पूछेगा लाइमन सीरीज किसके लिए थी, तो ये यूवी रेज के लिए होती है। यूवी रेज को हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, ये
विजिबल के लिए थे, विजिबल दृश्य, जबकि ये आईआर, 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 इन तीनों को बोलते हैं इंफ्रारेड, इनको कहते हैं अवरक्त किरणें। ये क्वेश्चन है सर, पूछेगा बताइए लाइमन सीरीज किसके लिए है? यूवी रेस के लिए। बाबा बाल्मर, खाली बाबा बाल्मर ही ऐसे हैं जो दिखते हैं, बाकी नहीं दिखता कोई भी, ठीक है, कोई नहीं दिखता, खाली बाबा बाल्मर ही दिखता है। ये बात जरूर याद रखना, बाबा बाल्मर ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। बोलो समझ गए? हाँ जी, कर लिया सर, नोट कर लिया यहां तक? हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज से यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, बहुत बढ़िया, साथ साथ नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट समझना यहां पर, अब इसमें एंट्री होती है रेडियो एक्टिविटी की, इसे रेडियो धर्मिता कहते हैं। वैसे तो सिलेबस इसका लिखाना चाहिए था पहले, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये टॉपिक्स हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, उनका नाम था बाबा बैकुरल। अगर आप चाहते हैं बैकुरल को देखना, बैकुरल, तो देखो हम दिखाएं तुम्हें बैकुरल कैसा था। ये है जी बाबा बैकुरल, देखो ध्यान से, ये वो साइंटिस्ट है बैकुरल, बाबा बैकुरल आपके सामने है। ये वो साइंटिस्ट ने जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी, और खोज करी नहीं, गलती से हो गई, गलती से। एक दिन ऐसे ही ऐसे सामान रख रखा था, वहां पे क्या हुआ, एक फोटोग्राफिक फिल्म थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, तो वहां पर वो फोटोग्राफिक फिल्म खराब हो गई। उन्होंने कहा कमाल हो गया यार, कैसे खराब हो गई? दोबारा जाके चेक किया तो फिर खराब हो गई। तो उन्होंने देखा पक्का इसके अंदर से कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट निकल रहे हैं जिसकी वजह से खराब हो गई। तो याद रखना, बाबा बैकुरल, देख लो क्या बंदे का। हाँ ठीक है जी, तो तुमसे कोई पूछे कि बैकुरल कौन था, तो जवाब देना बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? बताओ कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब क्या है, बैकुरल ने इसकी खोज करी, और किस तरह से, आप देखो, जैसे ये यूरेनियम है, अब यूरेनियम भी दो अंदाज में होता, अलग अलग। बाण में यूरेनियम 235 और बाण में यूरेनियम 238, ये यूरेनियम है। यूरेनियम 92U 235 238, इस तरह से, ठीक है। यहां पर इनके जैसे अब तक जो स्ट्रक्चर थी वो एटम के बारे में थी, एक न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट आता है यहां, न्यूक्लियाई का। अगर मैं कहना चाहूं तो जैसे उस सीक्वेंस में अगर हम कर रहे थे, जैसे देखो, अगर मैं इसका सिलेबस लिखना चाहूं तो एक बार हल्के से इंस्टेंट के लिए बस हम सिलेबस लिखेंगे, ध्यान से, जो तुम समझ पाओ। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया हमने?
चलो कोई नहीं, इधर ध्यान देना, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है, उस एटम में मैंने आपको बताया न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां से क्या एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह का क्वेश्चन समझना, इस तरह का क्वेश्चन आता है ऐसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो समझना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। जब भी कोई एलिमेंट लिखा जाता है तो उस एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, एक्स जेड ए। यहां पर जो जेड है, यहां पर जो जेड है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। यह है एटॉमिक मास, परमाणु भार। अब देखो, जो जितना नीचे होता है, सुनना ध्यान से, फिर बोल रहा हूं बच्चे, एक बार ध्यान से समझना जो बात बोल के चल रहा हूं। जितना जेड होता है, जितना जेड होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। समझ गए? अगर कोई पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है तो कह देना ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होता है, ए माइनस जेड होता है। क्या मैंने कुछ जो बताया कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो? मैंने कहा किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड एक्स ए। तो नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। बच्चे क्लियर है ना सभी को? नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे मान के चलो मैंने कहा 11Na23। तो बताओ, यहां पर बताओ मुझे, अगर 11Na23 है तो यहां 11 क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। 23 क्या है? एटॉमिक मास। समझ गए? तो बेटा इस तरह से बताओ, किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं? उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? राज, श्वेता कुमारी, ठीक है बेटा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछने लगूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 11Na23 11Na23 में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। तो तुम कैसे बताओगे? बताओ 11Na23 में प्रोटॉन कितने हैं? अरे उतने ही है सर जितना उसका एटॉमिक नंबर है। कितना है? 11। बिल्कुल सही बात। अच्छा 11। बेटा इलेक्ट्रॉन बताना कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं सर जितना प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन इन द सेंस जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये भी 11 होगा। न्यूट्रॉन बताना कितना होता है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब ए माइनस जेड। तो क्या होगा? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक बार यूपीएससी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, फिर वो क्वेश्चन यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो बैक स्लाइड पर मैं दिखाने वाला हूं अभी। पहले इस स्लाइड को बेटा एक बार नोट कर लो सभी बच्चे। इस स्लाइड को अगर कोई दिक्कत है तो नोट कर लो, कहीं पूछो। बताइए, बोलो बच्चे, क्लियर है? राज, अभिषेक, निकिता, ठीक है बेटा, रविकांत, क्लियर बेटा? अच्छा, ये वो स्लाइड है यूरेनियम वाली। यहां ये पूछ लिया कि बताइए 92 यूरेनियम 238 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? नंबर ऑफ सॉरी न्यूट्रॉन। बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? कितना बता पाएगा कोई बच्चा? देखना चाहता हूं, कमेंट में आंसर दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? बता दो।
अरे 238 माइनस 92 करना कितना आएगा, बोलो। 6 4 1 146, जबकि ऑप्शन में थे वहां 142 144 146 या 148। करेक्ट आंसर था 146। क्लियर है? यस सर। ठोको लाइक। बहुत बेहतरीन, क्या बात, आनंद आ गया, शाबाश। बोलो बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर करी थी? बैकुरल। हर बच्चे को पता है? बिल्कुल पता गुरुजी। चलो, अब यहां पे क्या होता है, एक होता है आइसोटॉप, एक होता है आइसोबार और एक होता है आइसोटोन। समझना जी। आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप वो होता है जिनका जेड सेम होता है। जेड क्या होता है? सेम। जेड का मतलब समझ रहे हो? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और ए क्या होता है? डिफरेंट। यहां ए क्या हो जाएगा इसमें? सेम। और जेड क्या हो जाएगा? डिफरेंट। यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बेटा। आइसोटोन, टोन 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 टोन, न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल देखो, 1H1 1H2 1H3। नीचे से देखो 1 1 1 सब सेम है नहीं है? ऊपर वाला डिफरेंट है नहीं है? यस सर। इसमें देखो 18 बताओ क्या किसका होता है एलिमेंट? हाँ जी, आर्गन होता, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। यस सर, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। 18 19 20, ये 40 ये 40 ये 40, 40 40 40, ऊपर वाला सेम है। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला सेम होता है बेटा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम 4 8 होता है, ये होता है 3, लेकिन यहां 7 होता है। कर लो चेक, खुद कर लो। न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और जब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बोलो। हाँ जी, कर लिया, बहुत अच्छे से सर। ठीक है, बहुत अच्छा साथ दिया आपने हमारा, वेरी गुड। क्या बात, मौज कर दिया आपने, शाबाश। चलो आओ सर, यहां ध्यान दीजिए। अब हो गया? अच्छा, अब उस बैकुरल बाबा ने ही डिके के बारे में बताया, क्षय के बारे में। डिके क्या होता है? जैसे देखो, ये ऐसे है, यहां रखा हुआ यूरेनियम, तो यूरेनियम ऐसे निकलता है इस तरह से, और यहां पर रॉड लगी होती है। ये जो रॉड है ये नेगेटिव रॉड है, और ये जो रॉड है ये पॉजिटिव रॉड है। ईमानदारी से बताओ, नेगेटिव रॉड पे कोई चीज जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? और पॉजिटिव रॉड पे जो जाएगी वो नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? अरे किसी पे ना जाएगी, जो सीधी निकल जाएगी वो न्यूट्रल होगी, उदासीन। ये न्यूट्रल है। तो सुनो, इसका नाम है, इनका नाम है अल्फा, इनका नाम है बीटा,
और इनका नाम है गामा। तो 3 तरह की रे होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो डिके जो होता है यहां पर, वो डिके 3 तरह का होता है। डिके का मतलब होता है क्षय होना। 3 तरह से होता है, अल्फा का, बीटा का और गामा का। अब ये देखो अल्फा क्या है। जिंदगी में मेरी एक बात याद रख, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे बेस्ड, सुनना सर। जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, जब भी कभी अल्फा आ जाए, जब भी कभी अल्फा आ जाए तो अल्फा का मतलब हीलियम होता है, 2He4। हमेशा याद रखना, अल्फा का मतलब ही हीलियम होता है। अच्छा, मतलब नीचे से 2, ऊपर से 4 जाएंगे। बीटा कभी भी कहीं आ जाए तो इसका मतलब होता है, बीटा में मतलब होता है नीचे से 1 जाएगा और ऊपर से नो चेंज। गामा ये कहता भैया नीचे भी नो चेंज, ऊपर भी नो चेंज। गुरुजी इससे बढ़िया एक एग्जांपल देके बताओ। मैंने तुमसे ये कहा 92 यूरेनियम 238 में से अल्फा गया, ए बचा, फिर बीटा गया, बी बचा, फिर गामा गया, सी बचा, फिर अल्फा गया, डी बचा। अब भाई साहब मुझे डी के एलिमेंट के नाम बता दो। डी कितना आएगा, मान जाऊंगा, बताओ कितना आएगा डी। इसके बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद, इसमें फिजन और फ्यूजन आता है, नाभ की फिजन फ्यूजन से क्वेश्चन बनता जरूर। बताइए सर। हम बताएं, बताएं। चलिए 92U238 देखो, अल्फा गया तो नीचे से 2 तो 90, ऊपर से 4 234। बीटा नीचे से 1 कम होता है कम, तो 89, ऊपर नो चेंज सेम रहता है। गामा में नो चेंज, जो नीचे रहेगा वही ऊपर रहेगा। अब फिर से अल्फा निकल गया, फिर से अल्फा निकलने का मतलब है नीचे से 2 87, ऊपर से 4 230। भाई साहब ये इसका आंसर है, आंसर है इसका। बता दो, बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी सर, यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बता दो आप हमें। मुझे लगता किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का? यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है, इधर ध्यान देना। अगला कहता है, एक थी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी देखना चाहोगे मैडम क्यूरी को? चलो दिखा देते हैं। ये थी भाई साहब मैडम क्यूरी। देखिए मैडम क्यूरी को एक बार, ये इतनी गजब की लेडी थी, बड़ी सुंदर और अच्छी और बेहतरीन साइंटिस्ट थी कि जब भी इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, मैडम क्यूरी ने, ये वही है, जब मैडम क्यूरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था तो लोग इसे तिरस्कार करते थे, ए साइंटिस्टों में कहां से लेडी आ गई। लेकिन आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है कि मैडम क्यूरी
एक पहली ऐसी साइंटिस्ट थी जिसने एक नहीं दो दो नोबेल प्राइज जीते। जी हां, दो नोबेल प्राइज जीते। और गजब तो तब हो गया जब दो अलग अलग सब्जेक्ट में जीते। ऐसा आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ जिसने दो सब्जेक्टों में अलग अलग नोबेल प्राइज लिए हों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसने रेडियम और पोलोनियम की खोज करी। फिर से पूछ रहा हूं, बताओ इसने किस चीज की खोज करी? तो जवाब क्या देंगे? रेडियम और पोलोनियम की खोज करता जो थी वो मैडम क्यूरी थी, जैसा आपने मैडम क्यूरी को देखा। तो मैडम क्यूरी अपनी ऐसे, तो इसने किस किस की खोज करी? रेडियम और पोलोनियम। रेडियम तो मुझे लगता है शायद आपने देखा होगा, क्लॉक, ट्रैफिक, रोड, वो देखा है? रोड पे जो लिखा होता है आइए नई दिल्ली में आपका स्वागत है, या आपका अपने शहर में आगमन है, तो वहां जब लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है। चमकने लगता नहीं लगता? यस सर। वो चमक क्यों रहा है? वो चमक इसलिए रहा है क्योंकि उसमें रेडियम होता है। घड़ियों के अंदर भी सुई पे लगा जाता है, रेडियम लगा जाता है। पोलोनियम एक तरह का पॉइजन है सर, ये जहर है, और बेचारी की मृत्यु भी यार इसी से हो गई, इसी जहर की वजह से हुई। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज मिले, दो नोबेल प्राइज इन्हें मिले थे। नोबेल प्राइज मिले थे, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। तो आपसे पूछेगा बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले कौन थे? तो बच्चे को लगता बैकुरल, मैडम क्यूरी, तो जवाब देना ना, मैडम क्यूरी ने तो रेडियम और पोलोनियम की खोज करी थी। रेडियम की पोलोनियम खोज करी। रेडियम कहां यूज होता आपको पता? पोलोनियम घड़ियों में। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का डिके आपको निकालना आ गया, मैं उम्मीद करता हूं सब पता होगा। यस सर। चलो अब देखो बच्चे, अब मैं बात करता हूं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन को नाभिकीय विखंडन और संलयन के नाम से जाना जाता है। विखंडन और संलयन। सुनना जी मेरी बात को ध्यान से, नाभिकीय विखंडन और संलयन कैसे? यहां न्यूक्लियर फिजन का मतलब है, फिजन का मतलब होता है टूटना। जब एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे में और फिर वो दो छोटे छोटे में टूट जाते हैं, ऐसे को हम विखंडन कहते हैं। जबकि संलयन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो लाइट न्यूक्लियाई जुड़ करके एक बड़ा बनाते हैं उसको हम संलयन कहते हैं। जो एटम बॉम्ब बना था वो एटम बॉम्ब इसी पर आधारित था। एटम बॉम्ब डिफरेंशिएट करके लिखना, समझना, समझ पाओगे, मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। एटम बॉम्ब, जबकि इस पर बेस्ड क्या था? हाइड्रोजन बॉम्ब। एटम बॉम्ब कैन बी कंट्रोल, लेकिन ये कैन नॉट बी कंट्रोल। एटम बॉम्ब जब तुम्हें पता 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी में जब डाला गया था, बड़ा खतरनाक कहर था वो, बहुत खतरनाक कहर था। ये इसके जो डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल, वो इन्वायरमेंटल के लिए खतरनाक है। इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, खतरनाक इतना नहीं है ये ज्यादा, लेकिन एटम बॉम्ब से 1000 गुना इफेक्टिव है हाइड्रोजन बॉम्ब। पूछा जाएगा एक बार नहीं कई बार,
हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर डिपेंड है? तो जवाब देना, हाइड्रोजन बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना, और फिजन मतलब टूटना, एटम बॉम्ब पर बेस्ड। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? कतई कोई दिक्कत नहीं सर। ये बनाना टफ है, इसके जो मटेरियल मिलता वो हैवी मिलता है, लेकिन इसके कंपैरिजन वो सस्ता होता है। अब सस्ता का मतलब ये नहीं भटकोली बनाने बराबर का हो, ठीक है, सस्ता होता है इसके कंपैरिजन में। अब मैं गूगल से इसके डिफरेंस निकाल रहा हूं। जब डिफरेंस देखोगे तो आपको एक एक डिफरेंस समझ में आएगा। सुनना कैसे, मैं लिखने जा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ऐसे ही आप डालेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। चलो नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, आओ जी। देखिए इन डिफरेंस को देखो ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको। फिजन और फ्यूजन में कैसे लिखोगे? लिखना सबसे पहले फिजन, फिजन का मतलब होता है एक हैवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू, हैवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू। इसमें लिखना टू लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन। यहां एक हैवी दो छोटे छोटे में टूटता है, यहां एक दो छोटे छोटे बड़ा बनाते हैं। दूसरा, उसके बाद लिखना इसमें, हां, इट कैन बी कंट्रोल। न्यूक्लियर फिजन में लिखना इट कैन बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी कंट्रोल। लिखिए अगला एग्जाम्पल लिखो, एटम बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजन। इसका एग्जाम्पल एटम बॉम्ब, और इसमें लिखो हाइड्रोजन बॉम्ब। बोलो जी, कर लिया? लिखा? हां जी। इट इज अ चेन रिएक्शन, इसमें लिखना इट इज अ चेन रिएक्शन। इसमें लिखना हाइड्रोजन बॉम्ब वाले में इट इज नॉट चेन रिएक्शन। लिखते चल लेना एक बार, नॉट चेन रिएक्शन। अगला नेक्स्ट हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यहां लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, और यहां लिखोगे, इसमें लिखोगे नो न्यूक्लियर वेस्ट, नो न्यूक्लियर वेस्ट। एक बात कई बार पूछा जाता है कि सन की प्रेजेंस में कौन सा हो रहा है, तो ये फिजन वाला हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता, सन पे भी यही होता है, ठीक है जी। तो सन का जब कॉन्सेप्ट आ जाए तो उस टाइम फ्यूजन, जुड़ने वाला। कर लिया यहां तक? बस इतने डिफरेंस बहुत है, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर सभी को? चलिए बहुत अच्छा, और इसी के साथ आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन आपका आपका कंप्लीट हुआ। पूरा लेक्चर नंबर जो जो एज इट इज सीक्वेंस में तो उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। अब आपका जो अगला सुबह जो आपकी क्लास होगी 12 से 2 बजे तक, उसमें क्या होगा, बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, श्यानता और बर्नौली थ्योरम, बहुत अच्छे अच्छे खासे जो टॉपिक्स होंगे वो
वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार, गुड नाइट और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।